नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू, जहां क्लास 9, 10th और 12th के एनसीईआरटी बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हर रोज़ कराए जाते हैं। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं और वीडियो के एंड में 40 एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सोचिए, अगर किताबें, अखबार या मोबाइल पर खबरें ना होती तो हमें दुनिया के बारे में कितना पता चलता। दरअसल एक समय ऐसा ही था। पहले लोग जो कुछ जानते थे वही मान लेते थे, क्योंकि किताबें बहुत कम थीं और जो थी भी वे हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें बनाना इतना मुश्किल था कि आम आदमी इन्हें छू भी नहीं सकता था। यही कारण है कि ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। यूरोप में जॉन गुटेनबर्ग ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे शब्दों को बार बार छापा जा सकता था। अब किताबें धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज़ी से बनने लगीं। जब किताबें सस्ती हुई तो लोग पढ़ने लगे, तो उन्होंने सोचना शुरू किया। यहीं से असल बदलाव शुरू हुआ। लोग अब वही नहीं मानते थे जो बताया जाए, बल्कि वे खुद किताबों को पढ़ते थे, समझते थे और सवाल पूछते थे। धर्म के मामले में भी यही हुआ। धार्मिक किताबें अब सिर्फ पादरियों के पास नहीं थी, आम आदमी भी उन्हें पढ़ सकता था। इससे चर्च की सत्ता हिलने लगी। यहीं से समाज में बहस, तर्क और नए विचार जन्म लेने लगे। लेकिन हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। राजा, चर्च और शासक वर्ग को डर लगने लगा कि अगर लोग ज़्यादा पढ़ गए तो उनकी बात कौन मानेगा। इसी डर ने किताबों पर रोक लगाई गई। कई लेखकों को सज़ा मिली, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि विचार एक बार निकल जाए तो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे पढ़ना लोगों की आदत बन गया। अखबार आए, उपन्यास आए, कहानियाँ आईं, महिलाएं, बच्चे, मजदूर सब पढ़ने लगे। पढ़ना अब सिर्फ पढ़ाई नहीं रहा, बल्कि सोचने का तरीका बन गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत में छपाई देर से आई। फिर भी जब आई तो उसने समाज को झकझोर दिया। शुरुआत में धार्मिक किताबें छपी, फिर अखबार आए और जब अखबार आए तो समाज ने खुद को आईने में देखना शुरू किया। जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अब इन पर खुलकर लिखा जाने लगा। लोग पढ़ते थे और सोचते थे, क्या यह सच में सही है? देसी भाषाओं में छपाई ने सबसे बड़ा काम किया। अब बात अंग्रेजी में नहीं, लोगों की अपनी भाषा में होने लगी। और जब बात अपनी भाषा में होती है तो वह सीधा दिल तक जाती है। महिलाओं ने भी कलम उठाई। उन्होंने अपने दुख, अपने सवाल और अपने सपने लिखे। पहली बार महिलाएं सिर्फ सुनी नहीं गईं, बल्कि पढ़ी भी गईं। फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, राष्ट्रवाद। अखबारों ने लोगों को बताया कि वे गुलाम क्यों हैं और आज़ादी क्यों ज़रूरी है। ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की कि अखबारों को दबा दिया जाए, लेकिन हर बंद अखबार 10 नए विचार पैदा कर देता था। आखिरकार मुद्रण संस्कृति केवल किताबों की कहानी नहीं है, यह उस दिन की कहानी है जब आम आदमी ने सोचना सीख लिया, और जो समाज सोचने लगता है उसे कोई ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकता। मुद्रण संस्कृति से तात्पर्य उस सामाजिक प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत छपी हुई सामग्री के माध्यम से विचारों को व्यापक प्रसार होता है। मुद्रण के विकास ने ज्ञान को सीमित वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया और आधुनिक विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण से पहले की स्थिति क्या थी? तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि मुद्रण के आविष्कार से पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ बहुत महंगी होती थी और केवल अमीर वर्ग तथा धार्मिक संस्थाओं तक ही सीमित रहती थी। सामान्य जनता के लिए शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना कठिन था। इस कारण समाज में असमानता बनी हुई थी, मतलब भेदभाव था। ठीक है,
यूरोप में मुद्रण का विकास कैसे होता है? यूरोप में मुद्रण का विकास कैसे होता है? 15वीं शताब्दी में यूरोप में जॉन्स गुटेनबर्ग ने चल अक्षरों वाली मुद्रण मशीन का आविष्कार किया। इस तकनीक से इस तकनीक से पुस्तकों को कम समय में, कम लागत में और बड़ी संख्या में छापा जाना संभव हुआ। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ी और साक्षरता में वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि मुद्रण की क्रांति का प्रभाव क्या होता है। मुद्रण की क्रांति का प्रभाव, मुद्रण के प्रसार से समाज में नए विचारों का प्रसार हुआ। लोगों ने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रश्न पूछने की शुरुआत की। धार्मिक ग्रंथों के छपने से चर्चा की निरंकुश सत्ता को चुनौती मिली। हालांकि कई स्थानों पर सेंसरशिप लागू की गई, फिर भी विचारों के प्रवाह को रोका नहीं जा सका। मतलब कई जगहों पर इस पर रोक लगाया गया, जो छपाई होता था उस पर रोक भी लगाया गया, लेकिन इससे विचार रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी, पढ़ने वाले लोग और बढ़ते गए। 18वीं और 19वीं सदी में पढ़ना समाज की सामान्य आदत बन गया। सस्ते उपन्यास, अखबार और पत्रिकाएं आम लोगों तक पहुंची। महिलाएं, बच्चे, मजदूर वर्ग भी पाठक बने। पुस्तकालयों और वाचनालयों की संख्या बढ़ी। भारत में मुद्रण संस्कृति का आगमन। ठीक है, अब भारत में मुद्रण संस्कृति का आगमन कैसे होता है? भारत में मुद्रण संस्कृति की शुरुआत 16वीं शताब्दी में गोवा से हुई। प्रारंभ में धर्म ग्रंथ छापे गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे नगरों में मुद्रणालय स्थापित हुए। इससे भारतीय समाज में बौद्धिक जागरण आया। देसी भाषाएं और सामाजिक सुधार कैसे हुआ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देसी भाषाओं में मुद्रण ने समाज सुधार आंदोलनों की गति दी। हिंदी, बंगाली, उर्दू और तमिल जैसी भाषाओं में प्रकाशित अखबारों ने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर जन जागरण किया। महिलाएं और मुद्रण संस्कृति देखते हैं इसको थोड़ा सा। मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को अपनी आवाज़ व्यक्त करने का अवसर दिया। महिलाओं के लिए पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और महिला लेखिकाओं ने शिक्षा, अधिकार और सामाजिक स्थिति पर लेखन किया। इससे महिलाओं की साक्षरता और जागरूक हुई। राष्ट्रवाद और मुद्रण, मतलब राष्ट्रवाद और मुद्रण का संबंध कैसे है एक दूसरे से, उसको देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अखबारों और पर्चों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई। देसी भाषाओं में छपी सामग्री ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी इस प्रवाह को रोक नहीं सके। मतलब सरकार ने इस चीज़ों पर बहुत रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इसको रोकने में विफल रहे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने आधुनिक विश्व के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे ज्ञान प्रसार, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद को सशक्त बनाया। आज भी मीडिया और संचार के माध्यमों से मुद्रण संस्कृति की विरासत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था आज के चैप्टर का बिल्कुल आसान शब्दों में समझने योग्य सारांश। और अब हम 40 इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चीन में। मुद्रण तकनीक की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। दूसरा नंबर सवाल है कि चीन में सबसे पहले किस वस्तु पर छपाई की जाती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कागज़ पर। ठीक है, चीन में सबसे पहले कागज़ पर छपाई की जाती थी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया? आधुनिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने आधुनिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। अगला सवाल है आपका कि गुटेनबर्ग किस देश से थे?
गुटेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुद्रण मशीन का आविष्कार किया था वो किस देश के थे? तो आंसर क्या है? सी, जर्मनी देश के थे। अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग ने कौन सी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक छापी? गुटेनबर्ग ने कौन सी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक छापी? तो आपका आंसर हो जाएगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को छापा था। लकड़ी के ब्लॉक से छपाई तकनीक किस देश ने विकसित की? तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। लकड़ी के ब्लॉक से सबसे पहले चीन ने छपाई शुरू किया था। अगला सवाल है आपका कि यूरोप में सबसे पहले छपे हुए शब्द कहाँ दिखाई दिए? तो आंसर हो जाएगा इटली में। यूरोप में सबसे पहले छपे हुए शब्द इटली में दिखाई दिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकों के ज्ञान ने यूरोप में किस आंदोलन को बढ़ाया? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण आंदोलन को बढ़ाया। अगला सवाल है कि पैनी मैगजीन किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सस्ता साहित्य के लिए पैनी मैगजीन प्रसिद्ध थी। अगला सवाल है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ आई? तो आंसर क्या है? गोवा में। सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया। अगला सवाल है कि भारत में पहली प्रेस किसने स्थापित की? आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। भारत में पहली प्रेस पुर्तगाल ने स्थापित किया। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा में पुस्तकें छपनी शुरू हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में सबसे पहले पुस्तकें छपना शुरू हुई। अगला सवाल है आपका कि 19वीं सदी में भारत में पढ़ने की संस्कृति किस कारण से बढ़ी? 19वीं सदी में भारत में पढ़ने की संस्कृति किस कारण से बढ़ी? तो आपका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र से। अगला सवाल है आपका कि समाचार दर्पण किस भाषा का पहला अखबार था? तो आंसर आपका हो जाएगा किस भाषा का था? तो हिंदी भाषा का। समाचार दर्पण एक अखबार था जो हिंदी भाषा में छपता था। अगला सवाल है आपका कि कवि वल्लार किस भाषा के लेखक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा के लेखक थे कवि वल्लार। अगला सवाल है आपका कि मुद्रण संस्कृति ने किस विचार को सबसे अधिक फैलाया? तो आंसर हो जाएगा क्या? लोकतंत्र को सबसे अधिक फैलाया। छपे हुए देश शब्दों की दुनिया अध्याय किस देश के अनुभव के आधारित है? ठीक है, अधिक आधारित है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला सवाल है कि सेंसरशिप का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुस्तकें रोकना, मतलब पुस्तकों की छपाई पर रोक लगाना सेंसरशिप है। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति पर किसने पुस्तकों का व्यापक प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति पर किसने बताया? तो आंसर हो जाएगा अब्बेसियस। अगला सवाल है कि भारत में पढ़ने की क्षमता बढ़ने का कारण क्या था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये स्कूलों का विस्तार, मोबाइल, टीवी, खेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये स्कूलों का विस्तार। भारत में पढ़ने की क्षमता बढ़ने का कारण क्या था? तो स्कूलों का विस्तार। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? विस्तार किया। तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक सुधार। अगला सवाल है कि छपाई ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, इसका क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञान सभी के लिए है। अगला सवाल है कि महिलाएं पढ़ने लिखने में सबसे अधिक कब आगे आईं? महिलाएं सबसे आगे कब आती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में महिलाएं सबसे आगे आती हैं। अगला सवाल है कि उपन्यासों की अधिक छपाई किस सदी में शुरू हुई? उपन्यास सबसे अधिक मात्रा में कब छपे? तो आपका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। अगला सवाल है कि भारत का पहला हिंदी उपन्यासकार कौन थे? भारत का सबसे पहला, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका भारत का सबसे पहला हिंदी उपन्यासकार थे। ठीक है, उपन्यासकार। अगला सवाल है कि देवी चौधुरानी किस लेखक की कृति है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र की कृति है। अगला सवाल है कि केसरी अखबार किसने शुरू किया?
केसरी अखबार किसने शुरू किया? तो लोकमान्य तिलक जी ने केसरी अखबार को शुरू किया था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला था? तो गांधी जी ने हरिजन अखबार निकाला था। अगला सवाल है कि सस्ती किताबें आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? सस्ती किताबें आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा यूरोप में। अगला सवाल है समाचार पत्रों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? समाचार पत्रों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? आपका आंसर हो जाएगा जनमत निर्माण। अगला सवाल है कि भारत में छपी पहली तमिल पुस्तक कहाँ छपी? पहली तमिल पुस्तक कहाँ छापी गई? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग प्रेस किस पर आधारित थी? गुटेनबर्ग प्रेस किस पर आधारित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा तेल प्रेस पर आधारित थी। अगला सवाल है कि साहित्य सबसे अधिक क्यों छापा जाने लगा? साहित्य सबसे अधिक क्यों छापा जाने लगा? तो आंसर हो जाएगा पढ़ने की चाहत बढ़ी। अगला सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से किस वर्ग को लाभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का लाभ हुआ। मतलब किसान आंदोलन को भी लाभ, किसान को भी लाभ हुआ, विद्यार्थी को भी लाभ हुआ और मजदूर को भी लाभ हुआ। अगला सवाल है कि टिंकरिंग का अर्थ क्या है? टिंकरिंग का अर्थ क्या है? तो प्रयोग करना टिंकरिंग का अर्थ होता है। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रण से किस सुधार आंदोलन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। अगला सवाल है कि उर्दू में पहला अखबार कौन सा था? उर्दू में पहला अखबार कौन सा था? तो आपका जाम ए जम उर्दू में पहला अखबार था। अगला सवाल है कि सस्ता साहित्य विशेष रूप से किस वर्ग के लिए था? तो आंसर हो जाएगा आपका मजदूर के लिए। अगला सवाल है छपाई से विश्व में क्या सबसे तेज़ी से फैला? छपाई से विश्व में क्या सबसे तेज़ी से फैला? तो आंसर हो जाएगा सूचना सबसे तेज़ी से फैला। अगला सवाल और क्वेश्चन लास्ट है आपका कि आज के समय में किसे आधुनिक प्रिंट का रूप माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सोशल मीडिया। आज के समय में प्रिंट का सबसे आधुनिक रूप कौन सा है? तो सोशल मीडिया। तो ये था आज का क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 5 का 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।